धीरे से इसको चालू कर देना, और जब मैं क्वेश्चन वगैरह दूंगा तो इसको चलो अभी चालू कर देते हैं, बैठो। तो ये मैंने बताया था कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है वो मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन पे डिपेंड करता है कि कैसे हम केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। चलिए अब नया टॉपिक हम लोग सीखने जा रहे हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है उसको हम लिख लेते हैं, लॉग ऊपर क्या था K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू, और डेल्टा H अपॉन 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाय T1 इंटू T2। तो इस तरीके से इस इक्वेशन के ज़रिए से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये बात मैंने कल भी बता दी थी। एक और कंडीशन बताई थी, वो क्या बताई थी इसके बारे में? टेम्परेचर T2 इज ग्रेटर देन T1। ठीक है, हमने मान लिया कि हमने कोई रिएक्शन है, जितने भी रिएक्शन पढ़े हैं अभी तक, उसमें से किसी भी रिएक्शन को पहले T1 पे कराया तो वो टेम्परेचर कम रहा होगा। फिर हमने उसी रिएक्शन को T2 पे कराया जो कि ज़्यादा टेम्परेचर रहा होगा। कुछ दिन बाद या कुछ टाइम बाद या अगले दिन, और हमने दोनों के ज़रिए से K कैलकुलेट किया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमने क्या फ़र्क देखा, ये हमने पूरा अपना जो एक्सपेरिमेंट है, जो रिसर्च है, उसको यहाँ पे लिख दिया। वही रिसर्च जो साइंटिस्ट ने की है वही हमको पढ़ना है। ठीक है, तो उन्होंने क्या रिसर्च की? तो उन्होंने कहा कि टेम्परेचर के ऊपर तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता ही है, साथ के साथ वो रिएक्शन डेल्टा H कैसा है उसका, इस पे भी डिपेंड करता है। और डेल्टा H के बारे में क्या बताया था मैंने, बोलिए? डेल्टा H को क्या कहते हैं? फिर से पढ़ो, स्पेलिंग पढ़ो। क्या हुआ? एन, तुम क्या कह रही हो? हैं? पढ़ो ना। एंथैल्पी कहाँ से हो गया? एलओ कहाँ है? एंथैल्पी, बस केमिस्ट्री में एंथैल्पी कहते हैं। और वैसे
वैसे इसको हीट कहते हैं। तो इसका नाम क्या है? एंथैल्पी। ठीक है। आम डेली लाइफ में हम लोग इसको क्या कहते हैं? हीट। लेकिन केमिस्ट्री में इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, इसको स्पेशल रिगार्ड देते हुए केमिस्ट्स ने इसका नाम एंथैल्पी रख दिया है। ठीक है, ओके। अब हमें मालूम है, चलें आगे जैनब ध्यान से। हमें मालूम है कि रिएक्शन जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं हीट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? हीट के अकॉर्डिंग। एक रिएक्शन होता है नो चेंज इन हीट, यानी कोई हीट में चेंज नहीं आ रहा है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि ना तो हीट निकल रही है, ना हीट रिएक्शन को बाहर से दी जा रही है, रिएक्शन हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह होगा जितनी हीट उसको कहीं से मिल रही है उतनी हीट वो वापस निकाल दे रहा है, तो नेट हीट क्या है? 0। तो लिखिए इसको फिर। रिएक्शन 3 तरीके के होते हैं। एक वो रिएक्शन जिसमें कोई हीट चेंज नहीं होता। जब कोई हीट चेंज नहीं होगा तो उसका डेल्टा एच कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चेंज इन हीट या चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी। मेरे पीछे पीछे बोला करो, तुम लोगों की जबान पे ताकि चढ़ जाए। जोर से नहीं बोल सकती तो मन में ही बोला करो। चेंज इन एंथैल्पी, वो क्या हो जाएगा? 0। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं नो नेट हीट इज रिक्वायर्ड। लिखो, नो नेट हीट इज रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन or no net heat is released during the reaction, या इन द रिएक्शन ही लिखो। इन द रिएक्शन। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो देखो, मान लो कोई रिएक्शन लिखा हुआ है A plus B gives rise to C plus D। वो कह रहा है डेल्टा H इज इक्वल टू 0। जी भाई साहिल, तो ये लिख लो फटाफट। जी भाई बोलिए। बस गले तक पहुंच गया है, गले से बाहर आना बाकी रह गया मुंह से। देखिए, कल क्या कह सकता हूँ, 50-50 है मामला। टाइम तो वो हफ्ते भर का देते हैं, इस हफ्ते का टाइम दिया हुआ है। तो ऐसे में डेल्टा एच आगे 0 लिखा होगा। चलिए मैं आपको फ़ोन करता हूँ, ठीक है? मैं ज़रा क्लास ले लूँ फिर फ़ोन करूँ। ओके। तो एक तो इस तरीके के रिएक्शन हो गए, जैसे मान लो वही वाला रिएक्शन है, कौन सा? H2 + I2 गिव्स राइज टू HI। उसके आगे अगर डेल्टा H इज इक्वल टू 0 लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोडक्ट को आपस में रिएक्शन कराने में जितनी हीट चाहिए थी उतनी हीट जब ये प्रोडक्ट बन गया तो वापस मिल गई।
तो नेट हीट क्या मिली? 0। रिएक्शन कराने के लिए कुछ हीट चाहिए ना। क्यों चाहिए? क्योंकि ए जो होंगे, ए के मॉलिक्यूल ऐसे आपस में पहले जुड़े होंगे ना, बोलिए, हैं? अब ये आप तोड़ोगे इनके बीच का बॉन्ड, तब ये आपस में एक दूसरे से अलग होंगे। ऐसे ही बी वाले जुड़े होंगे, इनको तोड़ना पड़ेगा आपको। जब ये टूटेंगे तो इसके लिए भी आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। अब फिर उसके बाद ये आपस में ए और बी कंबाइन करके सी एंड डी बना रहे हैं। यानी मान लो ऐसे बना रहे हैं, सी सी ऐसे बना रहे हैं और डी डी बना रहे हैं। तो जब बॉन्ड बनता है तो उस वक्त जो है वो, उस वक्त जब बॉन्ड बनता है तो उस वक्त एनर्जी निकलती है, और जब बॉन्ड को ब्रेक करना होता है तो एनर्जी कंज्यूम होती है। तो मान लो कि यहाँ पे कंज्यूम हुई 100 जूल और यहाँ पे निकल भी गई 100 जूल, तो नेट क्या हो गया? 0। ऐसे रिएक्शन के आगे डेल्टा एच इज इक्वल टू 0 लिखा होता है। अब इस बात को अच्छे से लिख लो ताकि आइंदा जब भी हो तो समझ में आ जाए। जी सर बोलिए। हेलो, हैं? हाँ, अभी थोड़ा सा और चलेगी। क्या लिखोगी? वेन एवर बॉन्ड्स आर ब्रोकन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ब्रोकन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, और अगला वाला, अगली क्या बात बताई थी? तो चलो हिंदी में बताओ, अगली क्या बात बताई थी? नहीं, ये जनरल बात मैं लिखवा रहा हूँ, हो सकता है कि उससे ज़्यादा निकल जाए तो वो दूसरा हो जाएगा, यहाँ पे उतनी निकलेगी तो वो भी लिखो ना। वेन एवर बॉन्ड इज फॉर्म्ड एनर्जी इज रिलीज। ये हमेशा यूनिवर्सल लॉ है ये। जब भी कहीं पे बॉन्ड बने एनर्जी निकलेगी, जब भी कहीं बॉन्ड टूटे एनर्जी कंज्यूम होगी। ठीक है, चलो। तो अगर जितना एनर्जी कंज्यूम हुई, मान लो यहां पे 100 जूल लगी, तो यहां पे 100 जूल ही निकली, रिलीज। यहां पे क्या हुई? कंज्यूम। तो नेट एनर्जी क्या हो गई? हाँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। इसी को हम क्या कहते हैं? डेल्टा एच कहते हैं। और डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। डेल्टा का मतलब यहां पे क्या होता है? चेंज। जैसे वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यू है, वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल करते थे तो क्या होता था? चेंज इन वेलोसिटी आता था ना। ऐसे ही यहां पे हो गया। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और कोई डाउट इसके अंदर? आगे चलें, चलो। तो यानी ये भी हो सकता है किसी रिएक्शन में कि ना तो एनर्जी जो है यूज हो रही है, बाहर से देनी पड़ रही है, ना निकल रही है।
ऐसे के आगे डेल्टा एच क्या लिखा होगा, 0 लिखा होगा। ओके, सॉरी। दूसरा केस क्या बन सकता है, दूसरा केस आप लोग खुद ही बता दोगी। एक्सोथर्मिक क्या होगा, एक्सोथर्मिक में क्या होता है, रिलीज होती है हीट इज रिलीज। ठीक है, तो इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या लिखी होगी सर, इसके लिए हीट इज रिलीज, इसके लिए लिखा होगा डेल्टा एच नेगेटिव। हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, हीट रिलीज होगी। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो प्रोडक्ट है, इधर एनर्जी, मान लो यही सेम रिएक्शन ले लूं, हैं, तो यहाँ पर कैसे कैसे चेंज आएगा आप लोग लेकिन दोबारा लिखिए, इसके लिए भी दोबारा लिखिए क्या आएगा चेंज, पूरा रिएक्शन दोबारा लिखिए। यहाँ नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, हीट रिलीज। यहाँ लिखता हूं हीट रिलीज। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कौन बताएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर बॉन्ड को ब्रेक करने में, रिएक्शन को कराने में 100 जूल एनर्जी कंज्यूम हुई और इधर निकल कितनी गई, कुछ भी, इससे ज्यादा निकलनी चाहिए, मैं 200 ही मान लेता हूं। ठीक है, हाँ, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है ना, एक्सोथर्मिक मतलब जो है वो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है ज्यादा और कंज्यूम हो रही है कम। जैसे कोई एग्जांपल दो, जैसे कोयला जला दो, जलाने में कितनी सी एनर्जी लगती है, थोड़ी सी, खाली बस आग लगानी है। उसके बाद एक बार रिएक्शन शुरू हो गया कार्बन और ऑक्सीजन का, और कार्बन डाइऑक्साइड बनने लगी, तो एनर्जी एनर्जी निकलती है। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शन हैं जो आप बता सकती हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज, हाँ देखो मैंने कहा था ना, अगला खुद ही बता दोगी। नेक्स्ट इज एंडोथर्मिक। इसमें डेल्टा एच की वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हीट इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है,
चलो, तो यहाँ पर इस बार क्या लिखना होगा मुझको, बिल्कुल सेम के लिए लिखो, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा और ये वैल्यू अगर मैं इसको 2 से ले लूँ तो ये ज़्यादा हो जाएगी, इसको 400 कर दिया मैंने, हो गया एंडोथर्मिक। लग रही है रिएक्शन शुरू कराने में 400 और हाँ रिलीज 200 ही हो रही है। ऐसा कोई रिएक्शन पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अलग करोगे तो एंडोथर्मिक होगा, आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो अब इसी चीज को हम लोग यहां पर स्टडी करेंगे। ठीक है, ध्यान से शुरू करूं, चलिए। तो सबसे पहले केस के लिए स्टडी करते हैं, फर्स्ट केस के लिए, केस 1 लिख डालिए, केस 1। केस 1 में क्या है, डेल्टा H इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ, आप तीनों लोग ध्यान से लिख लिया, डेल्टा H की वैल्यू 0 करोगी तो क्या हो जाएगा, सब कुछ 0 नहीं हो जाएगा, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगा। देयरफॉर log K2 अपॉन K1 विल बी इक्वल टू 0। अब एक चीज याद रखो, ये बहुत जरूरी है, हमें काम आने वाली है, अभी एक आध लेक्चर के बाद पूरा लॉग के बारे में डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा मैं। तो log 1 जो होता है इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है, इंपॉर्टेंट करके लिखती रहो log की जितनी वैल्यू मैं लिखवाऊं। और log 10 जो होता है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। गुड, तो अब मुझे बताओ, जो मैंने वैल्यू आपको log की बताई है इससे कुछ समझ में आ रहा है? क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू 1 है? क्योंकि जब ये वैल्यू 1 होगी तभी तो ये 0 होगा, log का फॉर्मूला हमें ये बात बताता है। तो मैं K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू 1 कह सकता हूँ, नहीं कह सकता? और यहां से मैं इस बात को कह सकता हूं कि K2 इज इक्वल टू K1 है। बोलिए, इसका मतलब क्या हुआ? ज़ैनब लगाओ दिमाग, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर चेंज इन एंथैल्पी 0 हो, उसके अंदर टेम्परेचर बढ़ाने पर भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आता है। नहीं समझ में आई, कहानी ऊपर से गुजर गई। मैंने ये कहा, अच्छा धीरे से बोलता हूं, जहां पर एंथैल्पी चेंज 0 हो, ऐसे रिएक्शंस में अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊं या घटाऊं, उसकी वजह से
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो जरा लिख डालो इस बात को। देयरफॉर वी कैन कंक्लूड फ्रॉम द अबव कैलकुलेशन दैट if we increase the temperature or decrease the temperature, देख अपने आप लिखो, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, अपना दिमाग लगाओ जब बात समझ में आ गई तो। तुम्हें मालूम है इसके पैसे चोरी हो गए हॉस्टल में? नहीं बताया इसने? बताया नहीं है? चल कोई बात नहीं, ताला वाला लगाया नहीं था इसने, किसी की निगाह पहले से रही होगी, ऐसे कहाँ रखती है, कहाँ रखती है, कहाँ रखती है, और वो एक दिन मौका मिल गया तो गायब कर लिया। तुमने क्या लिखा आसमा? चलो खड़ी होके बोलो, इतना आराम से बोल रही हो। कौन और क्या पढ़ रहे हैं? इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही तो उसी के बारे में पढ़े हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किन चीज़ों से चेंज होता है। खोलना कॉपी जरा। ये क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, और ये जो टॉपिक हमने शुरू किया है, ये शुरू किया है कि बेटा सब कंफ्यूजन मालूम है क्यों होती है? आप लोग जाके रिवाइज नहीं करते। कहाँ गया? हाँ, इट डज नॉट, ये यहीं से शुरू। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन, इट डज नॉट लिख दिया आपने, केमिकल इक्विलिब्रियम आपने लिखा नहीं। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन एंड प्रोडक्ट। तो इट से आप कैसे समझोगी कि मैं क्या इट बोल रहा हूँ? हाँ बेटा, और ऐसी हेडिंग से, और अभी भी नहीं डाल रही हो। चलो अब मैं लिखवा रहा हूँ डेफिनेशन, ये जो कंक्लूजन है, और अपना और मैंने जो बोला है इसको कंपेयर करना, कहाँ कहाँ क्या क्या गलती करी है। फ्रॉम द अबव कैलकुलेशन we can conclude दोबारा लिखिए, उसी को करेक्ट करने लगी है, इतनी कंजूसी लिखने में। we can conclude if in a equilibrium reaction if in a equilibrium reaction the delta H value is 0, then
on changing the temperature equilibrium constant does not change. हो गया? ये सारे पॉइंट पहले आ गए थे आपके उसमें, एक बार जल्दी से कंपेयर करके मुझे बताओ। हो गया? चलिए अब केस 2 लिखिए। केस 2 लिखा? हाँ, केस 2 में क्या लेंगे हम लोग? डेल्टा एच नेगेटिव। लिखिए, दैट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एनर्जी इज रिलीज्ड बोलिए। तो डेल्टा एच अगर नेगेटिव होगा तो ये वाला जो फैक्टर बनेगा ये क्या बनेगा, ये बता दिए मुझे, बाकी तो आगे हो ही जाएगा। क्या बनेगा, कैसी वैल्यू आएगी? क्या ये वाला फैक्टर, मैंने T2 को बढ़ा लिया है T1 से, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। ये माइनस हो गया तो ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? हैं? पक्का? तुम्हारी समझ में आया क्या कहा मैंने? बोलो। T2 में से T1 को माइनस करेंगे तो माइनस में वैल्यू आएगी। क्यों आएगी माइनस? तुम बताना, क्या बताया मैंने? हाँ, अब समझ में आया क्या बताया? रिपीट करो। हाँ हाँ, मतलब बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। T2 में से T1 माइनस करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी? फिर नेगेटिव क्यों बोल रही हो बार बार, और फिर हाँ भी कर रही हो? ये देखो यहाँ पहले से लिखा हुआ है T2 इज ग्रेटर देन T1, लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ? तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन ये वाली वैल्यू नेगेटिव है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी बताइए ज़ैनब? ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। तो लिखिए, ये पूरी बात लिखिए केस 2 के लिए। बिकॉज डेल्टा एच वैल्यू इज नेगेटिव
और ये वाली जो वैल्यू है, ये पूरा इक्वेशन चाहे तो लिख करके एक बार, एक 30 सेकेंड लगेगा, दोबारा लिखिए इक्वेशन फटाफट। ये वाली वैल्यू नेगेटिव होगी, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होगी, और देयरफॉर नेट रिजल्ट विल बी नेगेटिव। लिख लिया सब लोगों ने? तो इसका मतलब ये है, ध्यान से फिर से देखिए, नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? आप लोग अगली लाइन में लिखेंगे ये वैल्यू लेस देन 0 है। और लेस देन 0 जब आती है, जब log x मान लेता हूं, x कोई नंबर है, कोई फैक्टर है, ये लेस देन 0 कब आएगा? जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, लेस देन 1 होगी। ठीक है, समझ में आया? log की वैल्यू 0 से कम कब आएगी? जब log के आगे जो नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने जनरल x लिख दिया है, वहाँ पे क्या लिखा हुआ, k2/k1 लिखा हुआ, वो भी तो एक नंबर ही आएगा। वो क्या होना चाहिए? 1 से छोटा आना चाहिए। 1 से छोटे का मतलब कोई पॉइंट में 0.1, 0.2, 0.05, 1 से कुछ भी छोटा होना चाहिए। आ गई बात समझ में? तो जब आप उसका लॉग निकालोगे तो वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। अब समझ में आया ज़ैनब? पक्का तुम्हारी समझ में आया? एक्सप्लेन कर सकती हो? ये क्या है? ये व्हाट इज दिस? दिस इज ए नंबर। यहाँ पे मैंने x लिख दिया है इसलिए